प्रायकर हमारे पास में जो पेशेंट्स आते हैं, वो घुटने की तकलीफ के बारे में आते हैं और वो यही वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि साहब गैप हो गया है घुटने में। तो ये गैप है क्या? सबसे पहले ये हम समझें। देखिए जो घुटना होता है, उसकी संरचना के अंदर में 2 अस्थियों का जो है जोड़ संधि होती है, जिसे हम जोड़ बोलते हैं। तो घुटने के अंदर हमारी थाई बोन यानी फीमर और लेग बोन यानी टिबिया, इसकी संधि होती है और जो संधि से जो जोड़ बनता है उसे हम नी जॉइंट बोलते हैं। ये जो नी जॉइंट होता है, इसके अंदर में साइनोवियल फ्लूइड यानी कि एक तरल पदार्थ होता है जो घुटने को चिकनास प्रदान करता है और उसके अलावा एक कार्टिलेज यानी कि एक ऐसा उपास्थि जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, वो घुटने के एंड पे, हड्डियों के एंड पे होता है, जो कि हड्डियों को एक आपस में घर्षण से रोकता है और हड्डियों को दर्द से बचाता है। अब जब हम गैप की बात करते हैं, तो ये तो एक लोकल टर्म हुई। हमारी सेंस में गैप का मतलब ये है कि कार्टिलेज लॉस हो गया है और जो 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 फ्लूइड है घुटने के अंदर, जो तरल पदार्थ रहता है जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, या तो वो कम हो गया है या उसकी क्वालिटी पूरी तरह से खराब हो गई है। गैप की तकलीफ के लिए जब लोग हमारे पास में आते हैं, तो उनको घुटने में दर्द की तकलीफ होती है। चलने-फिरने में उनको दिक्कत आती है, घुटना जाम महसूस होता है और छोटी-मोटी एक्टिविटीज़ में भी उनको उठने की इच्छा नहीं होती है, अपने डे टू डे लाइफ़स्टाइल उनकी अफ़ेक्टेड रहती है। और जब ये गैप की तकलीफ यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसे कि हम घर्षण गठिया भी बोल सकते हैं, तो जब ये तकलीफ एडवांस स्टेज में होती है, तो व्यक्ति की पूरी दिनचर्या खराब हो जाती है और वो डिसेबल्ड हो जाता है। वो लकड़ी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है या उसके घुटनों में डिफ़ॉर्मिटीज़ आ जाती है या टेढ़ापन आ जाता है, तो वो घुटने अंदर या बाहर की तरफ पूरे घूम जाते हैं और ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति को अपना खुद का काम करने में भी कई बार दिक्कत आती है। एक और चीज़ मैं अगर आपको बताना चाहूँ, तो यदि गैप की तकलीफ बहुत एडवांस स्टेज में है, तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर में कई बार फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं। क्योंकि जब आपका शरीर का वज़न ज़्यादा है और हड्डी टेढ़ी हो गई है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फॉर एग्ज़ाम्पल अंदर की बाजू आपकी जो टिबिया हड्डी है, वो उसपे प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है और कई बार हल्का-सा झटका लगने पर भी यदि स्पेशली व्यक्ति को ऑस्टियोपोरोसिस यदि हड्डी की घनत्व कम होने की बीमारी साथ में है, तो स्ट्रेस फ्रैक्चर यानी कि टिबिया बोन जो है, वो हल्का-सा झटका लगने से ही टूट सकती है, फ्रैक्चर हो सकती है। तो गैप की तकलीफ जब भी घुटने में आए, तो इसे हल्के में ना लें। नी गैप के बहुत सारे कारण हैं। एज जो है अपने आप में नी गैप होने का या घुटने में आर्थराइटिस होने का कारण है। यदि आपकी एज ज़्यादा है तो नेचुरली एक उम्र प्रमाण्य बीमारी है, तो उम्र के हिसाब से आपको गैप की तकलीफ हो सकती है। दूसरा यदि हम समझें तो आपका वज़न यानी कि ओबेसिटी, शरीर का वज़न ज़्यादा होने पर घुटने के ऊपर प्रेशर क्योंकि सारा वेट जो है आपके शरीर का वो आपके घुटनों पे, आपके लोअर लिम्ब्स पे आता है, तो आपके जॉइंट खराब होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में जो घुटना है वो काफ़ी समय तक, वर्षों तक आपका शरीर का लोड लेता रहता है, लेकिन उम्र के साथ में जब वो एक स्टेज ऐसी आ जाती है, तो फिर वो गिव अवे कर जाता है और आपके घुटने में गैप आ जाता है। तो ऐज, सेक्स यानी जेंडर, फीमेल सेक्स में हमने देखा है कि आर्थराइटिस जो है वो बहुत कॉमन होती है और उसका एक कारण हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं। लेडीज़ में आपको पता ही है कि हार्मोनल इश्यूज़ रहते हैं और स्पेशली पोस्ट मेनोपॉज़ में जब सडनली हार्मोन एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो जाती है, तो ऐसे में जो है गैप की तकलीफ होना काफ़ी कॉमन हो जाता है और हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में अगर हम कहें, तो 95% पेशेंट्स जो हैं गैप की तकलीफ के, वो फीमेल पेशेंट्स ही होते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो डाइटरी चीज़ें यानी स्मोकिंग, अल्कोहलिज़्म, ये भी आपकी बोन हेल्थ को अफ़ेक्ट करती है, जॉइंट हेल्थ को अफ़ेक्ट करती है। लाइफ़स्टाइल, कई बार चोट की वज़ह से आर्थराइटिस हो जाती है यानी कि गिरने की वज़ह से या स्पोर्ट्स इंजरीज़ की वज़ह से या एक्सीडेंट्स की वज़ह से आर्थराइटिस यानी जॉइंट के अंदर गैप की तकलीफ आ जाती है। तो ये एक मल्टीफैक्टोरियल है, एक कोई सिंगल कॉज़ हम नहीं कह सकते, लेकिन ट्राई कर इसके बहुत सारे कॉज़ेज़ हैं। डाइटरी इश्यूज़ भी आपकी जॉइंट की हेल्थ को अफ़ेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस तो इसका बहुत ही सिंपल है। हम क्लिनिकल डायग्नोसिस बना ही सकते हैं। जब हम मरीज को देखते हैं, मरीज के जॉइंट की संरचना को देखते हैं, तो हमें उसकी आर्थराइटिस की तकलीफ के बारे में एक क्लिनिकल क्लू तो मिल ही जाता है। और उसके अलावा जब हम मरीज का एक्स-रे कराते हैं, तो उसके अंदर हम डिफ़ॉर्मिटी कितनी है और उसकी डिज़ीज़ कितनी है, उसको क्वांटिफ़ाई कर सकते हैं। उसकी डिज़ीज़ को हम समझ सकते हैं कि ये किस स्टेज में आपकी तकलीफ है और उसके अकॉर्डिंगली हम उनको आगे की गाइडेंस देते हैं। पुरुषों में कई बार यूरिक एसिड बढ़ने से भी गठिया यानी आर्थराइटिस हो जाता है। फीमेल्स में प्रायकर रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी गठिया बाय काफ़ी कॉमन होता है और पुरुषों में यूरिक एसिड गठिया यानी गाउट
ये काफ़ी कॉमन होता है और ये दोनों तकलीफ़ें जो हैं घुटने के अंदर में गैप की तकलीफ़ का कारण काफ़ी बनती हैं। तो हम मरीज की बीमारी को डायग्नोज़ करते हैं क्लिनिकली और रेडियोलॉजिकली, यानी प्रायकर एक्स-रे के द्वारा। बहुत विशेष परिस्थिति में हमें एमआरआई करानी पड़ती है, जब हम फोकल कॉन्ड्रल डिफेक्ट यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में, छोटे से एरिया में जब हम सस्पेक्ट करते हैं कि दर्द का कारण फोकल कॉन्ड्रल डिफेक्ट है, तो उस केस में हम एमआरआई कराते हैं। बाकी 99% केसेज़ में सिर्फ एक्स-रे, सिंपल वेट बेयरिंग एक्स-रे यानी खड़े होकर के जब हम एक्स-रे कराते हैं, तो वो हमें इस बीमारी के बारे में पता लगता है। घुटने के अंदर में जब हम गैप की तकलीफ है तो और हमने क्वांटिफाई कर लिया है कि किस ग्रेड की तकलीफ है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। ग्रेड 1 टू 2 में प्रायकर हमें बहुत विशेष कुछ एफर्ट्स नहीं करने पड़ते हैं। हम पेशेंट्स को न्यूट्रिशन, सप्लीमेंट्स और एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी से ही पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपकी कोई भी व्यसन है, दुर्व्यसन है, तो आपको उनको दूर करना है और अपने वज़न को कम करना है। ये सबसे प्रमुख चीज़ है। कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उसको ठीक किया जा सकता है। और ऐसे पेशेंट जो समय पर आ जाते हैं, आप मान के चलें कि उनके घुटने कहीं कम से कम 15 से 20 साल हम पूरी तरह से नॉर्मल तरीके से निकाले जा सकते हैं। दूसरे के अगर यदि व्यक्ति हमारे पास ग्रेड 3 आर्थराइटिस में आता है, तो उसके अंदर में भी हमारे पास में बहुत सारी चॉइसेस हैं, जिसके अंदर की प्लाज्मा थेरेपी या पीआरपी जिसे हम कहते हैं, या घुटने में ग्रीस का इंजेक्शन जैसे कि सोडियम हाइल्यूरोनेट या हाइलुरोनिक एसिड इंजेक्शन हम बोलते हैं, तो वो लगाया जा सकता है। हाइलुरोनिक एसिड, पीआरपीज़, इनके प्रायकर कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ज़ीरो साइड इफेक्ट है और मरीज को सोडियम हाइलुरोनेट इंजेक्शन के बाद इमीडिएट रिलीफ आता है, वो अपने पाँव पे इमीडिएटली चल भी पाता है। ये एक तरह से अगर हम लोकल लैंग्वेज में बोले तो ग्रीस का इंजेक्शन, यानी घुटने में जो तरल पदार्थ क्वालिटी खराब हो गई है, तो उसकी ऑयलिंग के लिए हम ये वाले इंजेक्शंस लगाते हैं। साथ ही साथ में पेशेंट को एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी पे भी रखते हैं। तो उसके द्वारा और साथ ही न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, एसओएस, पेन किलर्स, तो उनके द्वारा व्यक्ति अपनी लाइफस्टाइल अच्छे से जी सकता है। और अब हम फाइलम बात करें कि व्यक्ति यदि ग्रेड 4 आर्थराइटिस का मरीज है, जिसमें कि गैप 0 ही हो गया है प्रैक्टिकली और चलने-फिरने में भी दिक्कत है, उसके पाँव में टेढ़ापन भी ज़्यादा है, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए मेरी राय है और बहुत ही मेरा आपसे एक निवेदन है कि इस चीज़ को ध्यान से सुनें कि समय रहते इलाज कराना ही बेस्ट इलाज है। यदि पता है कि ग्रेड 4 आर्थराइटिस है, तो आपको अपनी विल पावर को टेस्ट नहीं करना है कि मैं तो इतने समय तक तकलीफ में हूँ, लेकिन मैं तो फिर भी चल पा रहा हूँ, ऐसा नहीं। आप अपने चिकित्सक से संपर्क करें और उसकी राय के अकॉर्डिंगली यदि वो आपको गाइड करते हैं, तो नी रिप्लेसमेंट ऑप्शन के बारे में जाएँ। एक अच्छा घुटना प्रत्यारोपण की लाइफ 15 से 25 साल होती है और वो यदि हम 55-60 की उम्र में कराते हैं, तो एक नी रिप्लेसमेंट आपकी बची हुई पूरी लाइफ़स्टाइल को अच्छा कर सकता है। आपको एक बहुत नया जीवन जिसे मैं कहता हूँ, वो आपको दे सकता है। आप अपने दिनचर्या को अच्छे से कर सकते हैं, आप अपने पोते-पोतियों को पार्क में छोड़ने जा सकते हैं, स्कूल छोड़ने जा सकते हैं, उनके साथ गार्डन में घूम सकते हैं, अपने सोशलाइज़ अच्छे से कर सकते हैं, सामाजिक गतिविधियों को फिर से रिज़्यूम कर सकते हैं। आपका मन भी प्रसन्न रहता है क्योंकि आप इन सब चीज़ों को कर पाते हैं। तो ये जो चीज़ है आपकी मोबिलिटी जो है, मैं समझता हूँ कि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और अपनी मोबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें इस डर से कि नी रिप्लेसमेंट से हमें कोई नुकसान हो जाएगा। इसमें डरने का कोई भी इश्यू नहीं है और रिज़ल्ट्स बहुत ही बेहतरीन है। तो अपने दिमाग से सबसे पहले डर निकाल दें, अपने डॉक्टर से अपनी जो भी प्रॉब्लम है, जहाँ भी हैं आप, अपने चिकित्सक से उसके बारे में आप विचार करें, उससे विचार-विमर्श करें कि हमारी ये हमारी नीड्स हैं, उसकी बेसिस पे करें। ऐसा नहीं कि सभी के लिए एक ही इलाज है, लेकिन हाँ, समय रहते इलाज करा लेना ही बेस्ट इलाज है, ऐसी मेरी अपनी समझ है।